हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज हम लेक्चर 3 में है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। लेक्चर 1 में हमने देखा कि ओवरऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। लेक्चर 2 में हमने स्टार्ट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फर्स्ट पार्ट, जहां पे हमने कवर किया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम क्या करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस का टाइप है। जब हमने कल पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस दो तरह से होता है, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। एक्सोन्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जो कि एंड से क्लीव करता है और एंडोन्यूक्लियस बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है, इन बिटवीन द स्ट्रैंड। अब इसके साथ हमने और एक चीज पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम या आरएन सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन एंजाइम्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने सेल्फ डीएनए को मॉडिफाई कर देते हैं, चाहे वो एडिनाइलेट करे या मिथाइलेट करे। उससे मॉडिफिकेशन करने के बाद वो अपने आप को बचा लेते हैं फॉरेन या बाहर से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आता है वो अब उसको काट नहीं पड़ता। ये सेल्फ इम्यूनिटी या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे, और इसके आगे आएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इको R1। जब हम E को R1 लिखते हैं तो सबसे पहले हमने लिखा है E, फिर आता है CO, फिर है R, उसके बाद आखिरी में है 1। अब ये जो E है, ये पहला अल्फाबेट जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ये पहला अल्फाबेट आता है जीनस से। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म से आपने आइसोलेट किया, कल तक के क्लास में आप समझ चुके होंगे कि ये बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है। तो जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है उस बैक्टीरिया का जो नाम होगा, उस नाम से हम समझना चाह रहे हैं कि ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में पहला होता है जीनस और उसके बाद होता है स्पीशीज। तो ये जीनस जो है वो है ई, उसके बाद आता है स्पीशीज। ये जो नेक्स्ट दो लेटर्स है, ये दो लेटर्स होता है स्पीशीज का। फिर ये जो आर है ये है स्ट्रेन नंबर, ये है आपका स्ट्रेन नंबर जो इसको असाइन किया गया होगा। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देंगे, STRAIN है स्ट्रेन, और एक होता है स्टेन, STAIN। स्टेन आप कर चुके हो, जहां पे हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग करना, तो वो होता है स्टेन। और ये है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है वेराइटी को बताने वाला। तो यहाँ पे आपको STRAIN स्ट्रेन लिखना है। अगर आपने स्टेन लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आता है 1, ये होता है इसका नंबर। जितने नंबर में या जितने ये रोमन नंबर में लिखा जाता है, ये होता है एक नंबर जो कि असाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए ई को R1 लिखा है, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया के आर स्ट्रेन से आइसोलेटेड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वैसा ही अगर हमने लिख दिया ई को R3 तो हो जाएगा थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे ये नंबरिंग होती है। तो पहला डिजिट हो गया आपका जीनस, दूसरा हो गया स्पीशीज, तीसरा हो गया स्ट्रेन, और चौथा हो गया आपका नंबर, जितने नंबर में या जिस नंबर का वो आइसोलेटेड है। और एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है। एक है HIND3, HIND3। तो इसमें पहला जो होगा ये है जीनस। जीनस कौन सा?
हीमोफिलस, IN है स्पीशीज, स्पीशीज है इन्फ्लुएंजा, D है स्ट्रेन और 3 है नंबर ऑफ आइसोलेटेड। मतलब ये हिंट 3 थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेटेड है। कौन सा स्ट्रेन है? स्ट्रेन D है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, BAM H1। BAM H1 में जो B है ये है बैसिलस और जो AM है ये है एमाइलो लिक्विफैकस। ये AM का फुल फॉर्म मैं लिख रही हूं, एमाइलो, AMYMILO एमाइलो लिक्वी, LIQUE एमाइलो लिक्वी फेसियस, FACIENS। तो ये हो जाएगा बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियस। ये इस ऑर्गेनिज्म के H स्ट्रेन का पहला एंजाइम है, तो उसका नाम आ गया BAM H1। इसी तरह से आप और एक देख लीजिए, NOT1। नॉट में N है नोकार्डिया से, N है नोकार्डिया, OT है ओटिडिस्कैर्वियम और 1 है इसका नंबर। इसमें कोई अलग वैरायटी ऑफ स्ट्रेन अवेलेबल नहीं था जब ये डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इसका नाम हो गया NOT1। तो ये 4 एंजाइम्स हमने देखे, किसके बेसिस पे? इसका नॉमेनक्लेचर जिस बेसिस पे किया गया है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल लिखिए, और नहीं है तो भी लिखिए। तो अब हम नॉमेनक्लेचर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नॉमेनक्लेचर अगर हमने कंप्लीट कर लिया है तो हमको इसका नामकरण तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके कैरेक्टराइजेशन पे। तो कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे कल मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना, और दूसरा एक काम होता है वो है मॉडिफिकेशन करना। तो अब इन दोनों चीजों के बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अलग अलग टाइप्स है, तो उन टाइप्स को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 जो है ये एक लार्ज सब यूनिट है, ये काफी बड़ा सा सब यूनिट है, और इस सब यूनिट में मल्टी यूनिट कॉम्प्लेक्स है। ये मल्टी सब यूनिट या मल्टी यूनिट कॉम्प्लेक्स है इसमें। टाइप 1 की बात कर रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी की ये लार्ज है, दूसरा प्रॉपर्टी कि इसमें मल्टी यूनिट कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस एक साथ हैं। रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, अगर आप बैचलर डिग्री में हैं और ये क्वेश्चन आया है 5 नंबर में तो आप इतना लिखेंगे तो सफिशिएंट है, पर अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे 3 सब यूनिट होता है, वो है R, M और S। तो ये जो मल्टी सब यूनिट है इसमें 3 सब यूनिट है, R, M और S। आगे बढ़ते हैं। इनको लगता है एटीपी अपना वर्क करने के लिए, साथ ही साथ इनको लगता है मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। अब ये टाइप 1 जो है ये कहाँ रिकॉग्नाइज करता है? हमने कल और एक टर्म पढ़ा था, रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट, सपोज ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये जो पार्ट है ये है आपका पोर्शन जिसको आप काटना चाहते हैं, जिसके आसपास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साइट है या लोकेशन है। तो अब आपको काटना है यहां और यहां, तब ये टुकड़ा बाहर निकलेगा। अब टाइप 1 वेराइटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर यूज करोगे तो ये कहां काटता है?
अगर उसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ यहां और यहां पे मेरा रिकॉग्निशन साइट है, तो टाइप 1 काटेगा 1000 बेस पेयर अवे। ये इस पोजीशन से राइट साइड और लेफ्ट साइड में और 1000 बेस पेयर को ले लेगा और उसके बाद वो उसको काटेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 की, कि वो मल्टी सब यूनिट है और वो काटता है 1000 बेस पेयर दूरी पे। इस पे दो एंजाइम्स, दोनों फंक्शन है। कौन से फंक्शन? एक है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का काम, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का काम कर सकता है, मतलब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ सकता है। और दूसरा काम है कि ये मिथाइल ग्रुप को ऐड कर सकता है, तो ये मिथाइलेशन का काम भी कर सकता है। तो ये मिथाइलेशन का काम करेगा, मल्टी सब यूनिट है, एटीपी लगेगा, मैग्नीशियम आयन लगेगा। एक एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल है इको K1। कॉमन एग्जाम्पल हम इको R1 बोलते हैं, पर एंजाइम का नाम है इको K1, जो कि टाइप 1 की वैरायटी में आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप 2। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप 2 वैरायटी में। तो टाइप 2 कैसे काम करता है? टाइप 2 जो है ये सिंपल स्ट्रक्चर है। टाइप 2 जो होता है इसमें जैसे मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर है, इसमें ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसको एटीपी की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीशियम आयन रह जाए तो ये इसका काम हो जाता है। तो इस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम आयन से काम हो जाएगा। और ये कहां कटेगा? ये एग्जैक्टली इसी पोजीशन में काटेगा। टाइप 2 कहां काटता है? एग्जैक्ट लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे डाइजेशन करेगा। ठीक है, इसमें एटीपी की भी जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ मैग्नीशियम आयन मिल जाए तो ये काट देगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमने लिखा कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन और मिथाइलेशन करता है। क्या ये मिथाइलेशन करता है? हाँ मिथाइलेशन करता है, पर इस मिथाइलेशन करने के लिए इसको ये सब यूनिट की जरूरत नहीं है, वो सेपरेटली मिथाइलेट करता है। तो इसको मिथाइलेज जो एंजाइम है वो अलग है और डाइजेशन का एंजाइम अलग है, दोनों सेपरेट है। मतलब अगर आप टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हो, इसके दो वेराइटीज है। एक वेराइटी है जो मिथाइलेट करता है और दूसरा वेराइटी है जो डाइजेशन करता है। डाइजेशन वाला मिथाइलेट नहीं करता है, मिथाइलेशन वाला डाइजेशन नहीं करता है। तो ये है आपका टाइप 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम टाइप 3 में। नेक्स्ट वेराइटी है हमारा टाइप 3 ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टाइप 3 में वापस से दोनों चीज लगता है, मतलब यहाँ पे एटीपी भी लगेगा और मैग्नीशियम आयन भी लगेगा, मतलब ये एनर्जी ड्राइवन प्रोसेस है। अब ये कहाँ काटता है? यहाँ पे जैसे ये 1000 बेस पेयर की दूरी में काट रहा था, ये काटता है 20 बेस पेयर की दूरी में, मतलब ये कुछ यहाँ पे काट देगा। तो पहला वाला 1000 बेस पेयर की दूरी में, सेकेंड जो है एग्जैक्ट लोकेशन पे काटता है, और थर्ड जो है वो 20 बेस पेयर की दूरी में काटता है। ठीक है, अब इसकी एक खासियत है, इसको दोनों स्ट्रैंड में ओरिएंटेशन सेम चाहिए, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। सपोज हम बात करते हैं, यहां पे एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऐसा रीड हो रहा है और यहां पे ये सीक्वेंस ऐसा होगा। ये अगर रिवर्स ओरिएंटेशन में है तो ही ये इनवर्सली वो उसको क्लीव कर देगा। ठीक है, ये हो गया टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब हम चलते हैं टाइप 4 वैरायटी में। टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब टाइप 4 में क्या होता है? ये रिकॉग्नाइज करता है और क्लीव भी करता है, मतलब ये डीएनए को मॉडिफाई भी कर देगा और साथ ही साथ
डाइजेस्ट भी करेगा। एक ही सब यूनिट है जो मॉडिफाई भी करेगा, डाइजेस्टिव भी करेगा, और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये अपने बैक्टीरियल सेल को बैक्टीरियोफेज से बचाएगा। तो यहां पे टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये क्या करता है, ये फेज से या फेज डीएनए से सेल को प्रोटेक्ट करता है। सेल को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, कल हमने बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना। तो अगर हमारे सेल के अंदर में फेज डीएनए आ गया तो फेज डीएनए तो नॉर्मल सेल को डिग्रेड कर देता है, पर यहाँ पे अगर टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो फिर वो फेज डीएनए के डीएनए को ही या फेज के डीएनए को काट देता है। तो फेज का डीएनए अगर डैमेज हो गया तो सेल को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये हमारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और लास्ट आता है हमारा टाइप 5 रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं आरएनए गाइडेड। नेक्स्ट है हमारा टाइप 5 जो कि होता है आरएनए गाइडेड। अब आरएनए गाइडेड न्यूक्लियेसेस ये यूज होता है एक फेमस रीसेंट, ऑल्दो नॉट वेरी रीसेंट पर फिर भी रीसेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। जो हमारा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में हम इसको यूज करते हैं, वो है टाइप 5 रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन सिस्टम, जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो है आरएनए गाइडेड या गाइडेड आरएनए न्यूक्लियेसेस। तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 मॉलिक्यूल्स बन गया। फिर से बता रही हूं, सबसे पहला काम जब हम रिकॉम्बिनेशन बनाना चाहते थे तो हमारा काम था कि हमारे चॉइस के डीएनए को काट के बाहर निकाले और उसको उसके एक अच्छे से वेक्टर में डाल दे ताकि वो अलग अलग सेल्स को इन्फेक्ट करे या अलग अलग सेल्स तक पहुंचा सके। ये हमारा मेन मोटो है। अब अगर आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज नहीं करना है तो आप डीएनए को नहीं काट सकते, इसीलिए आपको यूज करना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। स्पेसिफिकली एंडोन्यूक्लियस में भी अभी आप समझ चुके हैं कि हम टाइप 2 को यूज करते हैं, क्योंकि टाइप 2 एग्जैक्ट लोकेशन में काटता है। ये 1000 बेस पेयर दूर काटेगा, ये 20 बेस पेयर दूर काटेगा। ये फेज डीएनए के प्रोटेक्शन में काम आता है और ये क्रिस्पर में काम आता है। तो आपके लिए बचा कौन बच गया है, टाइप 2, जो आप यूज कर सकते हो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का हमने नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटेगा। तो जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटेगा तो दो तरह का एंड मॉलिक्यूल बनता है, एक को हमने बोला स्टिकी एंड, दूसरे को हमने बोला ब्लंट एंड। अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड शुगर फॉस्फेट बैकबोन में होता है, और अगर आप उस बोन को डिसरप्ट कर दो तो फिर आपके पास आ जाएगा एक फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के डाइजेस्टर मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, ये कितने लंबे होते हैं। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, मान लो ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पे आया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर घूम रहा है और पहचान रहा है। पहला काम क्या था, रिकॉग्निशन। तो ये कितने लंबे सीक्वेंस को पहचानेगा, उस सीक्वेंसेस में खासियत क्या होती है, तो हम अब बात करेंगे रिकॉग्निशन साइट के बारे में। तो रिकॉग्निशन साइट क्या है, रिकॉग्निशन साइट में रिकॉग्निशन साइट, अच्छा पहले देख लेते हैं इसका लेंथ कितना बड़ा होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट कितना बड़ा होना चाहिए। रिकॉग्निशन साइट 4 बेस पेयर का भी हो सकता है, 6 बेस पेयर का भी हो सकता है और 8 बेस पेयर का भी हो सकता है। तो 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर
और 8 बेस पेयर। बेस पेयर से आप समझिए कि जैसे मैंने कहा कि ATGC, तो यहां पे 2 बेस पेयर है, और नंबर ऑफ बेसेस अगर बोलेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बेसेस है, और पेयर की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 2 पेयर है। उस तरह से हम 4 बेस पेयर बोल रहे हैं, मतलब 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसा होगा। तो ये 4 बेस पेयर कहलाएगा। वैसे ही 6 और 8। अब जो मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम जगह पे जो होता है वो होता है 4 बेसेस का कटर। तो सबसे मैक्सिमम आपको कौन सा मिलेंगे? मैक्सिमम में आपको मिलेगा 4 बेस पेयर का कटिंग रीजन या रिकॉग्निशन रीजन। और सबसे कम कौन मिलेगा? ये रेयर केसेस है जहां पे 8 बेस पेयर का पेयरिंग मिलेगा। तो बच गया कौन? 6 बेस पेयर। ये सबसे कॉमन है, ये सबसे कॉमन है, और इसका हम हर वक्त एग्जांपल लेते हैं, वो है इको R1, जो कि क्लीव करता है एक 6 बेस पेयर का फ्रैगमेंट जिसका सीक्वेंस होता है GAATTC। अब ये अगर GAATTC एक स्ट्रैंड में है, तो उल्टे स्ट्रैंड में फिर से अगर आप देखोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्रेशन के कारण सीक्वेंस वही है। इस तरह के सीक्वेंस जिसको आप इस साइड से या इस साइड से पढ़ोगे तो सेम आ रहा है, इन लोगों को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? इस तरह के सीक्वेंस को बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये हो गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब बात करते हैं कट करना। कट करेगा कैसे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करेगा। अब हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पास एक स्पेसिफिक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने की पोजीशन होती है। जैसे अगर हम इको R1 की बात करें तो इको R1 पहचानेगा किसको? इस 6 बेस पेयर के कटर को पहचानेगा और ब्रेक करेगा बिटवीन G एंड A। किसके बीच में ब्रेक करेगा? बिटवीन G एंड A। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपके आंसर में ये वर्ड्स होने चाहिए। पहला वर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में मॉलिक्यूलर सीजर, उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसका रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम्स। यहाँ पे 2 तरह का एंड्स, स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स। यहाँ पे ये 3 वेराइटी ऑफ रिकॉग्निशन साइट, 4 है, 6 है या 8 है, कौन सा रेयर है, कौन सा कॉमन है, और एग्जाम्पल के साथ नॉमेनक्लेचर भी जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम 2 एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पे डाइजेशन में भी हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये पैलिंड्रोमिक वर्ड आपके आंसर में रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इन कंटेस्ट की, ये आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझा रहे हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये G और A के बीच में कट करता है। तो जब G और A के बीच में कट करेगा तो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? ये G है, G के साथ C जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब यहां से इसने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट कर दिया। तो जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कट होता है, आपको पता होगा कि इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जैसे ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कट होता है तो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर स्ट्रेस आता है और वो भी कूटने लग जाता है। तो जब वो खुलने लग जाएगा तो इसके बाजू के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो इजीली अटैच रहेंगे। तो ये एक फ्रैगमेंट बन गया और ऊपर फ्रैगमेंट बन गया AATTC, और यहां पे ये हो गया G। तो अब क्या हो गया? यहां पे हमको एक ऐसा फ्लैप मिल गया जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है। इसी को हम बोलते हैं स्टिकी एंड या फिर कोहेसिव एंड। तो ये हो गया हमारा एक वैरायटी जहां पे हम इसको क्लीव करके फ्रैगमेंट्स में दे रहे हैं।
दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपके पास और एक मॉलिक्यूल है या और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हम बात कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस को हम लेते हैं और दूसरे तरह से सीखते हैं। सपोज ये सीक्वेंस है और अब जो एंजाइम है वो काटता है या वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है ए और टी के बीच में, तो आप कैसे टुकड़े होंगे? अब जब टुकड़े होने जाएंगे तो यहाँ का जी सी से जुड़ा हुआ है, जी के बाद ए टी से जुड़ा हुआ है, ये ए भी टी से जुड़ा हुआ है, बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे टी ए से जुड़ा है, टी ए से जुड़ा है और सी जी से जुड़ा है। तो इस तरह के एंड को क्या बोलेंगे हम? ब्लंट एंडेड मॉलिक्यूल। ये है हमारा ब्लंट एंडेड मॉलिक्यूल और ये है हमारा स्टिकी एंडेड मॉलिक्यूल। तो एक हो गया हमारा ब्लंट एंड और दूसरा हो गया स्टिकी एंड। इन लोगों के या इस तरह के फ्रैगमेंट्स बनने से फायदा क्या है? इस तरह के अगर फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं तो इनका ज्वाइनिंग इजी हो जाता है। किसके साथ? वेक्टर के साथ। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमने जब अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें से निकाल लिया तो हम वेक्टर में किस तरह से उसको अटैच करेंगे। तो हमारे पास दो तरह का मॉलिक्यूल हो गया, एक हो गया स्टिकी एंड्स और एक हो गया ब्लंट एंड। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सारे स्टूडेंट्स के पास एक कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इस सबको नोट कर सको। आपको आंसर लिखने का पैटर्न भी हम बताएंगे। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम नेक्स्ट में जब रिवीजन करेंगे तो हम इस आंसर्स को कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, कौन कौन से डायग्राम होने चाहिए, वो सारा चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अब आगे में हम इसका अगर स्टेप्स देखें कि क्या क्या स्टेप्स होगा अगर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना है, तो स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होगा कि आपका जो एंजाइम है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो पहले डीएनए में बाइंड हो जाए। तो पहला स्टेप हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू डीएनए। ये पहला स्टेप हो गया। अब डीएनए में जब बाइंड हो जाएगा तो अब डीएनए में रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे बाइंड होगा। अब रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे जब वो बाइंड करता है तो सेकेंड स्टेप में ये क्या करता है? ये करता है डीएनए को थोड़ा सा बेंड करा देता है। डीएनए जैसे हम लीनियर ऐसा रस्सी जैसा सीधा धागा बनाते हैं, उस पे जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जुड़ जाता है तो वो उसको थोड़ा सा अलग से शेप में चेंज कर देता है, थोड़ा सा बेंड कर देता है या बेंड कर देता है, समझ लो। तो अगर वो ऐसा बेंडिंग कर देगा तो क्या होगा? वो एक प्रॉपर लोकेशन बन जाएगा जहां पे वो अटैच कर सके। और अगर और थोड़ा सा अच्छे से बात करें, डिटेलिंग में जाए, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के मेजर ग्रूव में बाइंड करता है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव याद होगा। तो मेजर ग्रूव में जाके ये बाइंड करता है। बैचलर डिग्री ने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ा है या अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए, आपको इजीली हर जगह मिल जाएगा। हमारे चैनल में भी अवेलेबल है। डीएनए के स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेट दो ग्रूव्स होते हैं। पहला अगर माइनर है तो अगला मेजर है, फिर माइनर, फिर मेजर, जिसमें मेजर टू मेजर 1 टर्न होता है, माइनर टू माइनर भी 1 टर्न होता है। तो उस मेजर ग्रुप में जाके ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंड करता है, जिसके कारण इसकी बेंडिंग होती है। इतना क्लियर हो जाए तो आगे हम समझते हैं कि इस एंजाइम को काम करने के लिए अभी तक हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। टाइप 2 में हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम आयन लगता है, पर अगर आप टाइप 1 से क्लीव करने जाओगे तो एटीपी भी लगेगा। तो हम टाइप 2 से ही क्लीव करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लगेंगे, मैग्नीशियम आयंस आ जाएगा। मैग्नीशियम आयन आने के बाद अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव कर देगा। जैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीव हो जाएगा तो फ्रैगमेंट बाहर निकल जाएगा। अब आपका टुकड़ा बाहर आएगा। अब हम ओवरव्यू में एक बार देख लेते हैं कि सच में ये ऐसा रिलीज होता है कि नहीं होता है। ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हम बात करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की। सपोज ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मुझे इस टुकड़े को बाहर निकालना है तो इस टुकड़े के आसपास में यहां पे और यहां पे इन दोनों लोकेशंस में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन पॉइंट होना चाहिए। डाइजेशन पॉइंट का मतलब है आपका पैलिंड्रोमिक रीजन या रिकॉग्निशन साइट। अगर ई कोलाई है तो यहां पे भी GAA-TTC होगा, यहां पे भी GAA-TTC होगा। अब फिर क्या होगा, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको क्लीव करेगा, यहां से यहां से यहां से और यहां से इसको काटेगा। जब काट देगा तो अब हमारा ये छोटा सा टुकड़ा बाहर आ गया। ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये है कहानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। अब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ओरिजिन पे जाए तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हमारे पास और 3 वेराइटीज होते हैं। 3 वेराइटीज मतलब अब वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही है पर उनका ओरिजिन वाइज थोड़ा सा चेंजेस है। अब हम उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या चेंजेस होता है। पहला जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे वो है आइसोकाइजोमर। आइसोकाइजोमर ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इम्पेशेंट हो रहे होंगे कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर ये लास्ट पार्ट है जिससे हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लोज हो जाएगा। तो आइसोकाइजोमर एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड है। आइसोकाइजोमर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही बोलते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से आइसोलेटेड है। 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो जिससे हमको ये सेम मिला है। ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग ऑर्गेनिज्म से मिला है पर ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, सेम रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब इनका जो रिकॉग्निशन साइट है, इस साइट में सिमिलैरिटी है। सेम रिकॉग्निशन साइट को दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं और इस रिकॉग्निशन को साइड में रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्लीव करेगा। तो इसका क्लीवेज भी सेम पॉइंट में है, क्लीवेज भी सेम पॉइंट है। बस अंतर क्या कि बस इन दोनों एंजाइम्स का आइसोलेशन जो है वो अलग अलग जगह से हुआ है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, पहला है HPA2 और एक है MsP1। नेक्स्ट वैरायटी होता है वो है नियोकाइजोमर। सेकेंड वैरायटी है नियोकाइजोमर। नियोकाइजोमर में भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करेंगे। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ये सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब इसका और इसका दोनों का जो रिकॉग्निशन साइट है
रिकॉग्निशन साइट है वो सेम है, इसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है, पर इसमें क्या था कि क्लीवेज जो है वो सेम पॉइंट पे हो रहा था। यहां पे क्लीवेज जो है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है या काटता है, वो क्लीवेज जो है वो डिफरेंट है। अगर हम थोड़ा डायग्राम से समझे, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये दोनों आके 1 और 2 एक ही पॉइंट पे काटेगा, रिकॉग्नाइज सेम पोजीशन को करेगा और एक ही पॉइंट में काटेगा। जबकि नियोकाइजोमर्स, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको अगर ये रिकॉग्नाइज करना था तो ये दोनों रिकॉग्नाइज इसी को करेगा, पर हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 इस सीक्वेंस को यहां पे काट दे और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 यहां पे काट दे। दोनों सेम पोजीशन पे नहीं काटेंगे, अगर सेम पोजीशन में काटते तो फिर ये इसके एक पार्ट में आ सकता था, पर यहाँ पे रिकॉग्नाइज सेम को करता है पर काटता है अलग अलग लोकेशन पे। एग्जाम्पल है SMA1 SMA1 और दूसरा एग्जाम्पल है XMA1। ये हो गया हमारा सेकेंड वेराइटी। थर्ड वेराइटी है आइसोकॉर्डोमर। थर्ड वेराइटी है आइसोकॉर्डोमर। आइसोकॉर्डोमर क्या होता है? ये रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट सीक्वेंसेस को, पर इससे जब क्लीवेज होता है तो अल्टीमेटली जो एंड्स बनते हैं वो सेम बन जाते हैं। मतलब सीक्वेंस तो अलग था रिकॉग्निशन का, पर जब वो क्लीव कर दिया तो क्लीव करने के बाद अब जो स्टिकी एंड बना वो स्टिकी एंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोकॉर्डोमर। तो आइसोकॉर्डोमर में जो रिकॉग्निशन साइट है ये डिफरेंट होगा, रिकॉग्निशन साइट डिफरेंट होगा, पर क्लीवेज जो है, क्लीवेज के बाद आफ्टर डाइजेशन एंड्स जो क्रिएट होंगे वो सेम हो, इसको बोलते हैं आइसोकॉर्डोमर। आइसोकॉर्डोमर में एक हो सकता है आपका BAMH1, एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका BAMH1 और एक एग्जाम्पल है BG3 और एक एग्जाम्पल है BG3। तो ये आपका कंप्लीट होता है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपके लिए एक टास्क है, ये यहाँ पे हमने 6 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट लिखा है। एक लिखा है HPA2, MSP1, SMA1, XMA1, BAMH1 और BG3। तो ये जो 6 है, आप इन 6 के नॉमेनक्लेचर लिखिए और साथ ही साथ इन 6 के रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट, जिसको हम रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक रीजन बोलते हैं, इन पैलिंड्रोमिक रीजन का सीक्वेंस सर्च करके लिखिए। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप इतना तक पहुंचे हो तो ये एक पार्ट और कर लीजिए एज अ होमवर्क, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए इसका क्लैरिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है और कैसे किसको पहचान रहा है। अगर आपको समझ में आ जाए कि कौन किसको पहचान रहा है और कहाँ डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये चैप्टर एकदम क्लियर है। तो अभी तक हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके कैसे क्लीव करेंगे ये सीख लिया है। तो अब क्लीव करने के बाद अगला काम क्या, कि हमको इसको जोड़ना है वेक्टर के साथ। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद क्या करते हैं वो समझेंगे। यहां तक अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।